नेम इज़ ऋषि। अगर इसके पहले मैंने वीडियो बना दिया था, ठीक है, तो हमने मॉडर्न हिस्टोग्राफी नहीं देखा था यहाँ तक की, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने मॉडर्न हिस्टोग्राफी एंशियन और मेडिवल हमने देखा था। मॉडर्न हिस्टोग्राफी में देखो क्या है कि 20वीं सेंचुरी से जो भी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुआ है वो ब्रिटिशर के अंडर हुआ था, ठीक है। तो उसके अंदर सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे, वो सबसे पहले डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो उन्होंने अलग अलग जगह एक्सकवेट किया, ठीक है। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो सर जॉन मार्शल के अंडर में आया था, क्योंकि देखो जितना भी जो पुरानी सिविलाइजेशन और जो जितना भी जो पुराने साइट है ना, ये एक्सकवेट हुए थे ब्रिटिश के अंडर में, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीफ थे उनका नाम था सर अलेक्जेंडर कनिंघम, फिर उसके बाद सर जॉन मार्शल। ये जो हड़प्पन साइट के बारे में हम जो बात करते हैं, ये हड़प्पन साइट जो है वो सर जॉन मार्शल के अंडर में आता था, ठीक है। तो देखो इनका फ़ोटो भी दिया है। फिर जितने भी जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो लोग ने ये सब साइट देख के अपने इंडिया के हिस्ट्री के बारे में लिखना स्टार्ट किया। और उससे मतलब कि वो लोग का जो राइटिंग, जो अगर हम देखेंगे ना, अगर हम आज के टाइम पे लोग राइटिंग जब हम पढ़ेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कोलोनाइज था, मतलब वो सोसाइटी में उनके राइटिंग से ही पता चलता था कि ब्रिटिशर लोग इंडियंस पे भारी पड़ रहे हैं, मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, उनके राइटिंग से ही दिख जाता था, ठीक है। एंड 3 वॉल्यूम्स, जैसे कि जेम्स विल करके थे हिस्टोरियन, उन्होंने 3 बुक निकाला, मतलब 3 वॉल्यूम्स निकाले। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 में उन्होंने पब्लिश किया था। फिर लेकिन उनका जो फर्स्ट बुक था ना, वो इंडियन हिस्ट्री का जो फर्स्ट बुक था वो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखा था। तो इट इज़ क्लियरली रिफ्लेक्ट्स एन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव एंड प्रेजुडाइज। तो इससे मतलब रिफ्लेक्ट्स होता था कि मतलब कि पर्सपेक्टिव प्रेजुडाइज अबाउट वेरियस एक्सप्रेशन, मतलब इनके जो राइटिंग में जो था ना, वो राइटिंग में इंडियन कल्चर मिसिंग था। मतलब जब भी हम इनके हिस्टोरियंस के जो भी लोग लिखते थे, जो भी बुक का बुक था, तो बुक हिस्टोरियन का जो बुक था, इनके बुक में इंडियन कल्चर मिसिंग था। मतलब कहीं ना कहीं हमें इंडियन कल्चर दिखता ही नहीं था, ये लोग अपने कल्चर के हिसाब से ही लिखते थे कि ऐसा है, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया था, जो माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने लिखा था, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, वॉज पब्लिश्ड इन 1841, ठीक है। मतलब 1841 गवर्नर ऑफ बॉम्बे एल्फिंस्टन, जो अभी एल्फिंस्टन स्टेशन पता होगा आपको, तो ये इनके नाम पे ही माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन के नाम से ही वो एल्फिंस्टन स्टेशन बना है। तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे वो टाइम पे 1841 में उन्होंने पब्लिश किया था एक बुक, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फिर उसके बाद द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। अभी जैसे कि हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते तो ब्रिटिश पीरियड जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तो वैसे उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मराठा एम्पायर भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझने में। फिर ग्रैंड डफ नेम स्टैंड्स आउट ऑफ द अमंग द ब्रिटिश ऑफिसर हु रोट अबाउट द मराठा हिस्ट्री। तो फिर एक हिस्टोरियन थे ब्रिटिशर में एक हिस्टोरियन था, उसका नाम था ग्रैंड डफ। इन्होंने मराठा के बारे में लिखना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने एक बुक लिखा, द हिस्ट्री ऑफ मराठास। फिर ये बुक भी 3 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया। फिर ग्रैंड डफ का जो राइटिंग था, ये भी ब्रिटिश इंक्लिनाइजेशन एंड कंटेनिंग इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री, ठीक है। मतलब इनका जो राइटिंग है ना, ये थोड़ा बहुत इंडियन कल्चर और हिस्ट्री शो करता था, क्योंकि शिवाजी महाराज के ऊपर लिख रहे थे, ठीक है। इनका ग्रैंड डफ का जो था थोड़ा बहुत इंडियन कल्चर शो करता था, इनके राइटिंग्स में दिखता था। सिमिलरली द टेंडेंसी इज विटनेस इन कोलोनल डॉट राइटिंग्स एंड राजस्थान हिस्ट्री। फिर उसके बाद सेम टेंडेंसी जो विटनेस हुआ कोलोनल डॉट, मतलब कोलोनल एक डॉट राइटिंग में भी राजस्थान हिस्ट्री में उन्होंने जब लिखा तो उनका भी इंडियन कल्चर शो होने लग गया। फिर उन्होंने 2 वॉल्यूम रिटन बाय विलियम विल्सन हंटर ऑन इंडियन हिस्ट्री शोज अ समवट इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे कि मतलब पहले हिस्टोरियन ग्रैंड डफ ने थोड़ा बहुत इंडियन कल्चर लिखना स्टार्ट किया, तो उसके बाद के जो हिस्टोरियन हैं वो भी इंडियन कल्चर को दर्शाने लगे, ठीक है। फिर नीलकंठ जनार्दन
Kirtan and Vishwanath Kashinath Rajwade were two Indian historians who took upon the task of exposing the limitation of the grant of writing. ठीक है, एक्सपोजिंग द लिमिटेशन ऑफ द ग्रांट ऑफ राइटिंग. ठीक है. फिर बाद में जो अपने कुछ इंडियन हिस्टोरियन थे, वो ये दो इंडियन हिस्टोरियन थे. इन्होंने मतलब एक्सपोज किया ग्रांट ऑफ की लिमिटेशन को. मतलब जो भी ग्रांट ऑफ ने शिवाजी महाराज के बारे में जो भी लिखा था, तो उसके लिमिटेशन को एक्सपोज किया कुछ इंडियन हिस्टोरियन ने, कि ये कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं. मतलब लिख तो सब रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ को दबाया जा रहा है. ठीक है, ऐसा. अभी हम देखते हैं इंडियन हिस्टोग्राफी इन वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क. ठीक है, आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क आइडिया, हमारा आइडियोलॉजिकल से रिलेटेड है. जो भी आइडियोलॉजिकल होना चाहिए उसके फ्रेमवर्क. ठीक है, मतलब किस तरीके से फ्रेमवर्क हुआ, मतलब अलग अलग फ्रेमवर्क सब लोग ने बनाया. मेरा लिखने का स्टाइल अलग है, मेरा फ्रेमवर्क अलग है, तेरा फ्रेमवर्क अलग है. ठीक है. तो कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, देखो कॉलोनियल के टाइम क्या था कि जो पुराने टाइम के स्कॉलर्स थे हु स्टडीड एंड रोट इंडियन हिस्ट्री वेर मेनली ब्रिटिश ऑफिसर. देखो पुराने के टाइम के जितने भी स्कॉलर थे जिन्होंने भी इंडियन हिस्ट्री पढ़ा, वो सब ब्रिटिशर लोग थे और क्रिश्चियन मिशनरीज थे. देयर प्रेजुडाइज इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द वे सम ऑफ देम हैव रेडिक्यूल्ड इंडियन कल्चर. फिर उन लोग का जो प्रेजुडाइज वो दिखता था लिखते वक्त. कितने लोग ने इंडियन कल्चर को इतना अच्छे से दिखाया नहीं, क्योंकि उन लोग ने इंटरेस्ट था ही नहीं. देयर राइटिंग्स वर यूज्ड टू जस्टिफाई द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल. तो उनका जो राइटिंग है ना, वो पूरा दिख रहा था कि कॉलोनियल ब्रिटिश रूल चल रहा था. द 5 वॉल्यूम्स ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, देखो 5 वॉल्यूम कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया पब्लिश 1992-1987 कॉमन एरा आर डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी. अभी देखिए 1922 से लेकर 1937 तक जितना भी बुक पब्लिश हुआ है, ये दर्शाता है कि कॉलोनियल हिस्टोग्राफी दर्शाता है. क्योंकि अगर मैं आज के टाइम पे अगर कुछ बुक लिखूंगा मैं, ठीक है, और समझ लो कि मैंने साउथ अफ्रीका को कंट्रोल किया है. ठीक है, साउथ अफ्रीका को मैंने कंट्रोल किया, कुछ भी, जैसे कि साउथ अमेरिका, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को मैंने कंट्रोल करके रखा है. तो जो भी मैं लिखूंगा मेरे व्यू पॉइंट दिखेंगे ना बुक में, कि मैं किस तरीके से साउथ अफ्रीका को कंट्रोल कर रहा हूँ. ठीक है, तो कॉलोनियल हिस्टोग्राफी मतलब ये होता है कि जो भी हिस्टोरियन थे वो जब लिख रहे थे, तो कॉलोनियल हिस्टोग्राफी उनका दिख रहा था वहाँ पे कि कैसे कॉलोनाइज किया है ब्रिटिशर ने. अब ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी, ठीक है, मैनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेल्ट क्यूरियस अबाउट सिविलाइजेशन एंड कंट्रीज ऑफ द ईस्ट. देखो बहुत सारे जो यूरोपियन स्कॉलर थे ना, वो लोग को थोड़ा बहुत क्यूरियस लगा एक सिविलाइजेशन और कंट्रीज इन द ईस्ट. मतलब कंट्रीज इन द ईस्ट मीन्स मतलब इंडिया, जापान और ये. सम ऑफ द स्कॉलर्स फेल एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम एंड द स्कॉलर वेर नोन एज ओरिएंटलिस्ट. फिर मतलब कि जैसे कि देखो कुछ लोग जो थे ना, जो वेस्ट के थे, जो ब्रिटिश लोग थे, वो लोग को क्या लगा कि हमें ईस्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, ईस्ट के बारे में, जापान के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए. तो थोड़ा बहुत उन लोग ने इंटरेस्ट दिखाया. इंटरेस्ट के साथ में उन लोग को एडमायरेशन दिखाया, उन लोग को इंटरेस्ट हुआ, क्यूरियोसिटी हुआ. तो ये जितने भी जो इंटरेस्ट हुआ, क्यूरियोसिटी हुआ, ये लोग को ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी बोला गया. ओरिएंटलिस्ट स्टडीज द सिमिलरिटीज बिटवीन द संस्कृत एंड सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेज. अभी ये लोग क्या करते थे, ये लोग सिमिलरिटी ढूंढते थे संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज में. ठीक है, संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज में सिमिलरिटी ढूंढते थे. दे फोकस्ड मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर. ये लोग ने सबसे ज़्यादा वैदिक ट्रेडिशन और संस्कृत लिटरेचर पे ज़्यादा ध्यान दिया. सबसे पहले लोग सिमिलरिटी ढूंढते थे कि संस्कृत लैंग्वेज यूरोपियन लैंग्वेज से मिलता जुलता है क्या. फिर ये लोग ने देखा कि कैसे वैदिक ट्रेडिशन और संस्कृत लिटरेचर पे ज़्यादा ध्यान दिया. ऑन दैट स्टडीज रिजल्टेड इनटू द फॉर्मुलेटिंग मोशन ऑफ एन एंशिएंट लैंग्वेज दैट कुड बी द मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेज. फिर जो भी स्टडीज़ जो हुआ रिजल्टेड में, अगर आप देखोगे तो वो एंशिएंट लैंग्वेज को बताता था कि मतलब जितना भी, अगर आप देखोगे वो लोग जितने भी स्टडीज़ किए उसका रिजल्ट क्या निकला कि एंशिएंट लैंग्वेज जितना भी था
वो सबका इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस था। मतलब वो लोग ने ये पाया, ये स्टडीज़ करके सिमिलरिटीज़ पता करके संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज में, कि इनका जो मदर ऑफ लैंग्वेज होगा वो इंडो यूरोपियन मिक्स था ऐसा। फिर 1784 में सर विलियम जॉन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता। फिर एक विलियम जॉन्स ने, इन्होंने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया इन कोलकाता में, मतलब ये लोग ने एक एस्टेब्लिश किया ऑर्गेनाइजेशन। इट ओपन्स द डोर फॉर रिसर्च इन एंशियंट इंडिया लिटरेचर एंड हिस्ट्री। पर लेकिन ये जो एस्टेब्लिश हुआ, एक ये दरवाज़ा खोल दिया गया रिसर्च करने के लिए, मतलब एंशियंट लिटरेचर और हिस्ट्री में रिसर्च करने के लिए लोगों के लिए ये दरवाज़ा खुल गया कि आप लोग भी रिसर्च कर सकते हैं पुराने ज़माने के लिटरेचर और हिस्ट्री को। फिर अमंग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर फ्रेडरिक मैक्स मुलर डिजर्व, अभी ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर फ्रेडरिक मैक्स मुलर डिजर्व अ स्पेशल मेंशन। अभी जो फ्रेडरिक विलियम जॉन्स, सॉरी, तो फिर ये जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर है ना, ये बहुत डिजर्व करते हैं यहाँ पे ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर में। इनका ओपिनियन क्या था कि संस्कृत वॉज द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। मतलब इनका क्या था कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का संस्कृत सबसे पुराना भाषा है। एंड ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन संस्कृत लिटरेचर, और ये बहुत इंटरेस्ट रखते थे संस्कृत लिटरेचर में। ही फर्स्ट ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट टू हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज। इन्होंने संस्कृत भाषा को जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, उसको हितोपदेश भी बोलते हैं। एंड ही वॉज द एडिटर ऑफ 50 वॉल्यूम्स ऑफ द sacred books of the East, and he also compiled Rig Veda, which has been published in 6 volumes, and he translated Rig Veda in German। देखो इन्होंने ना बहुत सारे इंडियन के जो ग्रंथ थे, इंडियन के जो बुक्स थे, उसको जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, ऋग वेदा। फिर लेटवी एडवर्ड सेड अ स्कॉलर हु हैज़ re-evaluated the Orientalist writing and has thrown light on imperialistic interest on Orientalist scholar। अभी उसके बाद में एक और जना है, फिर इसने ओरिएंटलिस्ट राइटिंग को समझा, कि ओरिएंटलिस्ट राइटिंग को समझा, फिर इम्पीरियलिस्टिक अपना व्यू दिया अलग से। देखो फिर उसके बाद है नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। देखो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी, मतलब नेशनल। पहले ओरिएंटलिस्ट देखा, फिर उसके पहले हमने देखा ये colonialized, अभी nationalistic। The writings of Indian historians who were trained in the British educational system show an inclination to restore the pride and the ancient glory of India and self-esteem of the Indian reader। ठीक है, मतलब जो इंडियन हिस्टोरियन जो ट्रेंड हुए थे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में, उनका क्या था कि रिस्टोर प्राइड इन एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडिया एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ इंडियन रीडर। अभी नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी जो भी राइटर जो थे, हिस्टोरियन थे, जो ट्रेंड हुए थे ब्रिटिशर के अंडर में, ये लोग जब लिखते थे इसके अंदर इंडियन कल्चर दिखता था। एंड द राइटिंग नोन एज द नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी, मतलब वो लोग इंडिया की ग्लोरी को बताते थे। फिर उसके बाद में सेल्फ एस्टीम ऑफ इंडियन लीडर, इससे क्या होता था, इसको नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफर बोला गया, क्योंकि ये लोग नेशनल के बारे में बात कर रहे हैं। नेशनलिस्टिक राइटिंग्स इन महाराष्ट्र वेर इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलुनकर। अभी महाराष्ट्र में नेशनल राइटिंग देखेंगे तो विष्णु शास्त्री चिपलुनकर जो थे वो नेशनलिस्टिक राइटिंग थे। ही क्रिटिसाइज द प्रेजुडाइज हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर। इन्होंने क्या क्रिटिसाइज़ किया कि पुराने हिस्ट्रीज़ जो जितना भी है वो ब्रिटिशर ने लिखा है तो वो सच नहीं है, वो अपने हिसाब से लिखे, तो वो इतना सच हमें मानना भी नहीं है। द नेशनलिटिक हिस्टोग्राफी ट्राई टू सी गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अभी ये जो नेशनलिटिक हिस्टोग्राफर थे, इन्होंने गोल्डन एरा को ज़्यादा दर्शाया अपने बुक में, और दे आर द टाइम्स ब्लेम फॉर इग्नोरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल ट्रूथ। ठीक है, मतलब वो टाइम ऐसा हो गया था जब नेशनल हिस्टोग्राफिक आ गए, तो जब बहुत सारे ट्रूथ हमें पता चल रहे थे कि जो भी लिखा गया था पहले वो सब गलत है, पर यहाँ पर बहुत सारे ट्रूथ, जैसे कि कोई भी ब्रिटिशर ने जब हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किया था तो उन्होंने ये लिखा होगा ना कि ये एलिजाबेथ के उनके अंदर जो कोहिनूर का हीरा है ये वहाँ के राजा ने खुद ही सामने से दे दिया, इस तरीके से। सच तो नहीं लिखा हुआ, पर लेकिन जो इंडियन हिस्टोग्राफर थे वो लोगों ने फिर सच ढूंढना स्टार्ट किया। फिर महादेव गोविंद रनाडे और रामकृष्ण गोपाल, अभी ये कुछ नाम है हिस्टोरियन के, इंडियन हिस्टोरियन के, गोपाल भटनागर, विनायक दामोदर।
ठीक है, एंड ये सब कुछ नाम है। तो फिर जैसे कि सम रिनोन स्कॉलर अमंग द नेशनलिटिक हिस्टोरियंस, ठीक है। अभी ये सब चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि कितने टाइप्स के हिस्टोग्राफी होते हैं, कॉलोनियल, ओरिएंटल हिस्टोरी है, ठीक है। थैंक्स।